गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे फैराडे लॉ, जो कंप्लीटली बेस्ड है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमिना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस जो फिनोमिना है उसका जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उस पे, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। अच्छा, अगर हम ये कहें इलेक्ट्रोलिसिस में है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस में दो पॉइंट्स हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और एक आपका कौन सा है, क्वालिटेटिव, ठीक है ना। ये दो एस्पेक्ट्स हैं। तो है क्या, देखो लास्ट समय हमने क्या डिस्कस किया कि एक हम वेसल लेते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स पुटअप की जाती हैं, अटैकेबल भी हो सकती है, नॉन अटैकेबल भी हो सकती हैं, और जिसका भी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है, मोल्टन स्टेट में हो, चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो, चाहे डाइल्यूट हो, किसी भी सब्सटेंस का, उसमें से हम एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। कैथोड एनोड से, कैथोड या एनोड से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। कैथोड एनोड से कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं, कहीं गैस निकलती है, कहीं सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, मेटल डिपॉजिट हो जाता है। आपने देखा अच्छी तरह, हमने काफ़ी एग्जाम्पल इसके करवाए हैं, कुछ होमवर्क भी आपको दिया था। उसके करने के बाद ही आपको ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट समझ आएगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस आपने किया तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला, ये है कैथोड एनोड से। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना किसकी, कैथोड एनोड से क्लोरीन गैस, कोई भी गैस निकला, क्लोरीन, हाइड्रोजन, जो भी आपका गैस निकला, डिपॉजिट हुए कैथोड एनोड पे, जो भी मींस किसी भी इलेक्ट्रोड से जो भी प्रोडक्ट निकला, तो मैथमेटिकली वो कितना निकला, एक तो वो चीज। दूसरी देखो, ये सारी चीजें किससे हुई, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे ना, तो प्रोडक्ट बनने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन होगी नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी होता है, और क्या होता है साथ में, रिडक्शन भी होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से रिडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, रिएक्शन। मतलब आप ये करो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दो, क्या तब भी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, कभी नहीं होगी, यही है ना। मतलब क्या हुआ, जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एनोड पे होता है, रिडक्शन क्या होता है, कैथोड पे होता है, और यहीं से तो हमें क्या मिलता है, इन कैथोड एनोड से, इलेक्ट्रोड से तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। पहले मैं इसका कुछ मैथमेटिकली फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है वो आपको बता रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल हम सोल्व करवाएंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको देंगे भी, क्योंकि टीचर के करवाने से कुछ नहीं होता है, आपको समझ आ जाएगा। बाकी सब चीजें डिपेंड किस पे करती है, आपकी प्रैक्टिस पे। आपको अच्छे से करना होगा, पहले समझना होगा, फिर आपको करना होगा। न्यूमेरिकल्स आपको लगाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल निकालने में बड़ा मजा आता है, बट पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट अगर समझ आ जाए तो और भी अच्छा लगता है न्यूमेरिकल्स निकालने में। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सुन लीजिए। मतलब ये हो ना, रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जरूरी है, ठीक है ना। तो फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन होगा,
सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा, गैस का रिलीज होगा। तो ये कह रहा है कि हमने मान लो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तब सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, प्रोडक्ट बनता है, सब्सटेंस बनता है, चाहे वो इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ हो चाहे गैसियस फॉर्म में निकल गया। तो ये कह रहा है कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करें कि कितना सब्सटेंस वहां पे डिपॉजिट होगा। इनके बीच में मैथमेटिकल रिलेशन क्या किया, मान लो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, हमने उसको डब्ल्यू मान लिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई और हमने क्या मान ली, क्या हुआ। अब एक और सप्लाई हो रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है, तो करंट कितने समय तक सप्लाई हुआ, करंट कितने समय तक सप्लाई हुआ, और क्या, और कितने एम्पियर का करंट सप्लाई हुआ, कितने एम्पियर का करंट सप्लाई हुआ, मतलब कितने कूलम्स चार्ज फ्लो हुआ, कितना कूलम्स चार्ज फ्लो हुआ, ये मेन चीज है, ठीक है ना। करंट कितने एम्पियर का था और कितने समय के लिए सप्लाई हुआ, ठीक है ना। तो कितने समय के लिए वो तो हम सेकंड में काउंट कर लेंगे, और ए आपका करंट हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, एम्पियर में। करंट आपका किस में हो जाएगा, एम्पियर में हो जाएगा, यही है ना, ठीक है। देखो फैराडे लॉ क्या कहता है, सिंपल, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन किसके बीच, डब्ल्यू एंड क्या हो, डब्ल्यू और क्या के बीच रिलेशन देता है। डब्ल्यू क्या है, सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ और कितनी सप्लाई की गई। ये सिंपल सा कहता है, क्या कहता है कि भाई जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मीन्स चार्ज जितना भी फ्लो हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जितने भी फ्लो हुई। वैसे आपको पता है ना क्या वो किसकी इक्वल होता है, आई इंटू टी, कॉलम्स में निकल आएगा। एम्पियर कितने का है, टाइम सेकंड से उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका वो कॉलम्स में आ जाएगा, ठीक है ना। W इक्वल टू क्या हो, मीन्स क्या कहता है, ये रिलेशन देता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थ्रू द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्लियर ना। अब आप समझ गए होंगे क्या, प्रोपोर्शनल हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट W इक्वल टू जेड क्या हो क्या है, कांस्टेंट, यही तो आपको बताएगा कितना डिपॉजिट हुआ। W क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्लियर है ना, ठीक है। अब हमें जेड का वैल्यू चाहिए, हमें किसका वैल्यू चाहिए, जेड का वैल्यू चाहिए। जेड का वैल्यू निकलाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन आ जाएगा हमारा। क्लियर है ना। तो हम एक लॉ यूज करेंगे, कौन सा, इक्विवेलेंट लॉ। क्या यूज करेंगे, एक लॉ यूज करेंगे, डबल और क्या के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। मीन्स जेड का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो एग्जैक्ट रिलेशन मिल जाएगा ना। जेड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम, जेड क्या है इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट लॉ यूज करेंगे। क्लियर है ना। क्या है इक्विवेलेंट लॉ, क्या कहता है कि व्हेन वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन आर पास्ड थ्रू सॉल्यूशन, जब एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स पास किए जाते हैं सॉल्यूशन से, देन वन इक्विवेलेंट substance, one equivalent amount of substance deposited at इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट जमा होगा, वन इक्विवेलेंट। क्लियर है ना। ये कहता है सिंपल सा इक्विवेलेंट लॉ मोल कंसेप्ट से बहुत डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट सिंपल सा कहता है इक्विवेलेंट इसका तो इक्विवेलेंट उसका, जैसे केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है ना। रिएक्टेंट का एक इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट भी बनाएगा तो उसका भी एक इक्विवेलेंट बनेगा। क्लियर है ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ,
डिपॉजिट हुआ मीन्स उसके इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस के बराबर। हमने चलो उसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, EM से। EM का मतलब है इक्विवेलेंट मास। कौन सा इक्विवेलेंट मास बेटा, जो आपने नॉर्मलिटी के अंदर पढ़ा था। क्या था नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मलिटी इक्वल टू, बोलो, WB बाई EB, यही था ना। ये तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करा था, 1000 ओवर क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किसके अंदर, ml के अंदर था। जस्ट थोड़ा आपको रिवाइज करवा रहा हूं कि इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है, निकालना आता है, बहुत अच्छे से सीखा है। नॉर्मलिटी वाला जो इक्विवेलेंट मास है उसी की बात कर रहे हैं हम। बस इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं वो देखना। अच्छा, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन किसकी इक्वल होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल लगाते समय, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बटा एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर एसिड के अलग होता था, बेस के लिए अलग होता था, अलग तरीके से निकाला जाता था। आयंस के लिए अलग, साल्ट के लिए अलग, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अलग, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग मेथड था। मॉलिक्यूल्स के लिए अलग तरीके से निकाला जाता था। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, हमने इसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। अच्छा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स, यही है ना। अच्छा, तो आप हमें बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितने, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 और मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, ठीक है ना। किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, किसके इक्वल आ जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 96,486 कूलम्स के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो इस वैल्यू को लगभग लेके चलते हैं 96,500 कूलम्स। एक बात याद रखो, क्या 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है इतना, ये, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना रहता है, इतना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे इतना रहता है। क्लियर है ना, बिल्कुल। ये क्या होगा आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इक्विवेलेंट मास हो गया हम। अब थोड़ा और देख लो एक बार, क्या चीज है कि जब देखिए, जब आप क्याऊ कितना, अब इस इक्वेशन को अज्यूम को फर्स्ट मान लिया हमने, इस इक्वेशन को W इक्वल टू जेड क्याऊ लाव केमिकल लाव जो इक्विवेलेंट ला है उसको यूज करें हम, जेड का वैल्यू निकालना है। तो कितना कूलम्स, कितना चार्ज फ्लो करवाया, 96,500। अच्छा, यही हमारा 1 फराडे होता है, याद रखिए 1F, फराडे को F से लिखते हैं 1 फराडे। अच्छा, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, इक्विवेलेंट मास के बराबर, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं मैं, क्या कि E की W की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास EM इज इक्वल टू जेड तो आएगा ही, और क्या हो कितना हो गया 96,500। तो जेड का वैल्यू क्या आया, EM अपॉन 96,500। ये वैल्यू यहां रख दो, ये वैल्यू यहां रख दीजिए। क्लियर है ना। W इज इक्वल टू क्या, W इज इक्वल टू जेड का वैल्यू, इक्विवेलेंट मास उस सब्सटेंस का जो डिपॉजिट हुआ है, इनटू क्या क्या अपॉन 96,500। क्लियर है ना। अभी हम फराडे फर्स्ट लॉ डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा इसको और बताइए, इसको और फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम, क्या कि W किसकी इक्वल है बोलो, W EM इंटू क्या ओवर क्या 96,500। अच्छा, ये किसकी इक्वल था, कूलम्स I इंटू टी के इक्वल था ना, तो इसको क्या लिख दो, EM
बाई 96,500 इंटू आई इंटू टी। याद रखिए, ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, ये आपके लिए क्या है, रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। ठीक है ना, समझ आओ आराम से। रिक्वायर्ड फॉर्मूला फैराडे फर्स्ट लॉ का, फैराडे फर्स्ट लॉ का। क्लियर है ना? हाँ, जब भी न्यूमेरिकल आता है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ पे, अभी हम करवाएंगे, तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई और कर देना ताकि हम इसका अच्छे से यूज कर सकें। कैसे? अच्छा, इक्विवेलेंट मास किसकी इक्वल होता है? W इक्वल टू मोलर मास अपॉन क्या, वैलेंसी ना, वैलेंसी फैक्टर, VF वैलेंसी फैक्टर इंटू I इंटू T इंटू 96,500। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, ऐसे करो, इसको इधर ले आओ एक बार, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो जाएगा। हम इसको एक बार फिर मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना? इसको इधर ले आओ, W ओवर मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास इज इक्वल टू I इंटू टी और VF वैलेंसी फैक्टर 96,500। अच्छा, ये किसकी इक्वल है आपके नंबर ऑफ मोल्स। ये भी निकलवा, कई बार आपसे नंबर ऑफ मोल्स भी निकलवा सकता है। क्या निकलवा सकता है? नंबर ऑफ मोल्स डिपोजिटेड सब्सटेंस के। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करा, फैराडे फर्स्ट लॉ रिक्वायर्ड फॉर्मूला ये है। मॉडिफाई करके फैराडे फर्स्ट लॉ को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं फैराडे सेकंड लॉ। क्या चीज? फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई मान लो दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और उनमें से इक्वल अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है? पास की जाती है। तब ये बताता है कि ये कहता है कि जब दो सॉल्यूशन में से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, देन कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा उन सब्सटेंस का, इलेक्ट्रोड्स पे जो डिपोजिशन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? किसके होगा कि जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन से इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाता है, देन अमाउंट ऑफ substance deposited at electrodes directly proportional to their ratio of equivalent mass। ठीक है ना? हम दोनों सॉल्यूशन की एक साथ बात कर रहे हैं। किसकी इक्वल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट मास के, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास। ठीक है, जैसे मान लो आपका भाई AgNO3 और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दो सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है ना? सीरीज में कनेक्ट है, वो दो डिफरेंट सॉल्यूशन है और सीरीज में कनेक्ट है, वो करंट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा कॉपर का और सिल्वर का और कॉपर का? बताओ, फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ ये बताता है। जरूर नहीं दो से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो कहते हैं उनके रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास क्या होगा। ठीक है ना? कैसे होगा? देखो, अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड और अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उनके किसके? इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ किसके? कॉपर। ये आपका हो जाएगा। अच्छा, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं? प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे किया जाएगा। फैराडे सेकंड लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ इस इक्वेशन का। ठीक है ना? जैसे मान लो दो सॉल्यूशन से पास किया गया, तो WAG कैसे निकालोगे भाई? यही है ना, यही है W, अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। ठीक है ना? ये वाला निकाल लेंगे और क्या, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट लगा दो। ये वाला फॉर्मूला यहाँ किसके इक्वल आएगा?
इक्विवेलेंट मास ऑफ किसके, Ag इंटू आई इंटू टी और 96,500। क्लियर है। कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इंटू आई इंटू टी और 96,500। ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। ठीक है, WAg अपॉन W कॉपर इक्वल टू, करो भाई, ये वाली हो जाएंगी ना ऐसे, ये वाली हो जाएंगी ना ऐसे। क्लियर है ना, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इन दोनों से कैंसिल, तो क्या है आपके पास, यही तो आया। और इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, तो क्या फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक तो यही मेन फॉर्मूला है बोला जाए तो भाई, एक तो ये मेन फॉर्मूला है, और कई बार मोल्स आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो कौन सा फॉर्मूला आ जाता है आपका, कई बार ये आ जाता है। अभी हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसे पे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्लियर है ना। फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का थ्योरेटिकल था, न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे वो कुछ फॉर्मूला था। अब आप देखिए न्यूमेरिकल इनके कैसे सोल्व करें।